जरा कल्पना कीजिए, 1 सेकंड गुजरा और देश के अलग-अलग हिस्सों में करीब 30 पार्सल अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हाँ, और ये कुछ छोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब आपने एक बार पलक झपकाई और फिर से 30 नए पार्सल डिलीवर हो गए। जब हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं ना, तो हमारे लिए उस पूरी प्रक्रिया का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली एक लोडिंग बार होती है। हाँ, वो हरा रंग का निशान। एग्जैक्टली, एक हरा निशान जो बस ये बताता है कि सामान निकल चुका है, रास्ते में है और डिलीवरी के लिए तैयार है। ये सब बाहर से देखने में बहुत सीधा और आसान लगता है, लेकिन उस एक साधारण से डिजिटल निशान के पीछे की जो दुनिया है ना, वो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल, और अक्सर लोग इसके पीछे की जटिलता को समझ नहीं पाते। सही कहा। ये एक ऐसी मशीन है जो लगातार मतलब 24 घंटे समय के खिलाफ दौड़ रही है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी अदृश्य मशीन के पुर्जों को समझने वाले हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि वो ट्रैकिंग बार जो किसी भी ग्राहक को इतना सुकून देता है, वो असल में जमीन और आसमान में चल रही एक बेहद जटिल और सधे हुए ऑपरेशन का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ, पर्दे के पीछे जो गणित और विज्ञान काम कर रहा है ना, वो किसी भी आम इंसान की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारा पूरा ध्यान भारत की प्रमुख एक्सप्रेस कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट पर केंद्रित है। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कुरियर सेवा देने वाली कंपनी ने खुद को पूरी तरह से बदलकर देश की सप्लाई चेन की तकनीकी रीढ़ बना लिया। एक बहुत ही दिलचस्प ट्रांसफॉर्मेशन है ये, है ना? और इस विश्लेषण के लिए हम ताज़ा Q4 2026 की अर्निंग कॉल्स, उनके इन्वेस्टर रिलेशंस के डेटा, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और हालिया न्यूज़ रिपोर्ट्स के पन्नों को पलट रहे हैं, ताकि हमें पूरी तस्वीर मिल सके। एग्जैक्टली। ये कहानी सिर्फ एक पैकेट को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने की बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है तकनीक, अर्थशास्त्र और समय प्रबंधन के उस तालमेल की जो एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस पूरे तंत्र की परतों को थोड़ा गहराई से खोलते हैं। मेरी नज़र में उनकी रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में है। हाँ, देखिए, अगर हम किसी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी की सफलता की असल बुनियाद को समझना चाहते हैं ना, तो ये देखना होता है कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बाधा को कैसे पार किया। और भारत में तो बाधाएं बहुत हैं। एग्जैक्टली। भारत जैसे विशाल देश में सबसे बड़ी बाधा है दूरी और समय। इसी वजह से उनकी जो एविएशन फर्स्ट रणनीति थी, वो एक गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन अगर हम 1996 के दौर की बात करें, जब उन्होंने ब्लू डार्ट एविएशन की शुरुआत की थी, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने 2 बोइंग 737-200 फ्रेटर्स खरीदे थे। जी बिल्कुल। मिशन के लिए खुद बहुत उथल-पुथल वाला था। मतलब एक कुरियर कंपनी का अपने खुद के हवाई जहाज खरीदना, क्या ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम नहीं था? देखिए, जोखिम तो बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक सोची समझी मजबूरी भी थी। 90 के दशक के मध्य में एक्सप्रेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हाँ, डिमांड आ रही थी। और उस वक्त कुरियर कंपनियां पूरी तरह से कमर्शियल पैसेंजर एयरलाइंस, यानी जो हमारी यात्री विमान होते हैं, उन पर निर्भर थी। अब यात्री विमानों के साथ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है। वो क्या? उनकी प्राथमिकता हमेशा इंसान और उनका सामान होता है। मतलब पैसेंजर्स का लगेज। अगर कार्गो बे में जगह बची तो ही कुरियर का पार्सल जाएगा। अरे बाप रे। हाँ, अगर उड़ान में यात्रियों का सामान ज्यादा हो गया ना, तो आपका पार्सल वहीं रनवे पर छूट जाएगा। फिर वो अगले दिन की फ्लाइट का इंतजार करेगा। ये तो किसी बिजनेस के लिए सबसे बुरे सपने जैसा है। मतलब मान लीजिए किसी को कोई जीवन रक्षक दवा भेजनी है या कोई बहुत जरूरी कानूनी दस्तावेज है, तो वो ये उम्मीद नहीं कर सकता कि जगह बचने पर ही उसका सामान जाएगा। सटीक बात। और इसके अलावा एक और बड़ी तकनीकी समस्या थी समय की। कमर्शियल एयरलाइंस मुख्य रूप से दिन के समय उड़ान भरती हैं, क्योंकि यात्री दिन में सफर करना पसंद करते हैं। सही बात है। लेकिन एक्सप्रेस मार्केट और बिजनेस जगत की जरूरत बिल्कुल अलग होती है। एक फैक्ट्री या ऑफिस दिन भर काम करता है, शाम को अपना माल तैयार करता है और चाहता है कि रात को वो माल निकले ताकि अगली सुबह वो पहुंच जाए। राइट? एग्जैक्टली। अगली सुबह दूसरे शहर में क्लाइंट की डेस्क पर मौजूद हो। यानी एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए जो नाइट ऑपरेशंस हैं, रात की उड़ानें, वे सबसे अहम है। तो इसका मतलब है कि कमर्शियल पैसेंजर एयरलाइंस पर निर्भर रहना कुछ वैसा ही था जैसे कोई कंपनी अपने करोड़ों के माल को भेजने के लिए किसी पब्लिक बस का इंतजार कर रही हो। बहुत सही उदाहरण है। मतलब बस अपने समय से आएगी, हर स्टॉप पर रुकेगी, सवारियों को प्राथमिकता देगी और अगर बस भर गई
तो आपको अगली बस के लिए छोड़ देगी। तो अपना खुद का फ्लीट बनाने से उन्हें अपना एक प्राइवेट वीआईपी जेट सिस्टम मिल गया। बिल्कुल सही तुलना है। देखिए, जब आप अपना खुद का एविएशन नेटवर्क बनाते हैं ना, तो आप किसी से स्पेस या जगह की भीख नहीं मांग रहे होते। हाँ, आपका पूरा कंट्रोल होता है। आपको गारंटीड स्पेस मिलता है। आप ये तय करते हैं कि जहाज कब उड़ेगा और कहाँ उतरेगा। आज उनके पास 6 बोइंग 757-200 और 2 बोइंग 737-800 विमानों का अपना विशाल बेड़ा है। वाओ, 8 बड़े फ्रेटर्स। हाँ, रात को जब पूरा देश सो रहा होता है, तब आसमान में उनका ये फ्लीट सक्रिय होता है। इसी क्षमता ने उन्हें मार्केट में वो प्रीमियम खिलाड़ी बनाया जो समय की पक्की गारंटी दे सकता था। मेक सेंस। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, मतलब आपने आसमान पर तो राज कर लिया, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक रातों रात सामान भी पहुंचा दिया। लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी सिर्फ एक देश की सीमाओं में सिमट कर नहीं रह सकती ना। जब बात ग्लोबल बिजनेस, आयात निर्यात और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की आती है, तो दुनिया से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, ग्लोबल फुटप्रिंट बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए 2002 में DHL जैसी ग्लोबल दिग्गज के साथ उनका अलायंस हुआ। ये एक बहुत ही रणनीतिक मोड़ था उनकी जर्नी में। आज की स्थिति यह है कि DHL ग्रुप के पास ब्लू डार्ट की 75% हिस्सेदारी है। ये ग्लोबल सिनर्जी का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक स्थानीय ताकत और एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत मिलकर काम करती है। पर मुझे यहाँ थोड़ी शंका है। मतलब जब कोई बड़ी विदेशी कंपनी 75% हिस्सेदारी खरीद लेती है, तो अक्सर ऐसा लगता है कि अब पूरी सफलता सिर्फ उस विदेशी पैसे, उनके ग्लोबल नेटवर्क और उनके बड़े ब्रांड के ठप्पे का नतीजा है। लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, क्या वाकई ऐसा है? क्या ब्लू डार्ट का अपना ग्राउंड नेटवर्क और उनका इतने सालों का संघर्ष इस साझेदारी के बाद पीछे नहीं छूट गया? देखिए, इस नजरिए को अगर हम थोड़ी व्यापक तस्वीर में रख के देखें ना, तो ये एक तरफा लेन देन बिल्कुल नहीं था। ये सच है कि DHL के आने से ब्लू डार्ट को 220 से अधिक देशों और क्षेत्रों का एक विशाल बना बनाया ग्लोबल नेटवर्क मिल गया। हाँ, वो तो एक बड़ा फायदा है। लेकिन जरा सोचिए कि DHL को क्या मिला। भारत एक बहुत ही जटिल भूगोल वाला देश है। यहाँ लास्ट माइल डिलीवरी यानी पार्सल को एकदम अंतिम दरवाजे तक पहुँचाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हाँ, हमारे यहाँ के एड्रेस और गलियाँ समझना आसान नहीं है। एग्जैक्टली। यहाँ की सड़कें, पिन कोड का जो ढांचा है और दूर दराज के इलाके किसी भी विदेशी कंपनी को सालों तक उलझा सकते हैं। यानी DHL को एक बना बनाया लोकल मोट मिल गया, एक स्थानीय किला। जी, DHL को मिला भारत के अंदर 56,400 से अधिक लोकेशंस का एक ऐसा अभेद्य ग्राउंड नेटवर्क जिसे खरोच से बनाना, मतलब जीरो से शुरू करना, किसी भी नई या विदेशी कंपनी के लिए लगभग असंभव था। हाँ, उसमें तो दशकों लग जाते। बिल्कुल। खास तौर पे मेक इन इंडिया जैसी पहलों और बढ़ते क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के इस दौर में अगर जर्मनी की किसी कंपनी को भारत के किसी छोटे शहर में मशीन का पुर्जा भेजना है, तो DHL उसे भारत लाएगा और फिर ब्लू डार्ट का नेटवर्क उसे उस छोटे शहर तक पहुंचाएगा। सही पकड़े। ये विदेशी एक्सपर्टीज और स्थानीय बुनियादी ढांचे का एकदम सही तालमेल है। ये तो हुई जमीन और आसमान के विस्तार की बात। लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती है मेरे लिए। कैसे? आप 220 देशों से जुड़ गए, भारत के 56,000 से ज्यादा लोकेशंस को कवर कर रहे हैं, आपके खुद के विमान रात भर उड़ रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर जहाँ रोज लाखों पार्सल यहाँ से वहाँ हो रहे हों, उसे बिना किसी गलती के कैसे चलाया जा सकता है? ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑपरेशंस में। हाँ ना, अगर एक भी पार्सल गलत पिन कोड पर चला गया तो पूरी चेन बिगड़ सकती है। और इसी बात ने इस कंपनी को सिर्फ एक कुरियर सर्विस से एक टेक कंपनी में बदल दिया। इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस को इंसानी दिमाग या कागजी रजिस्ट्रों से तो नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बेहद मजबूत डिजिटल नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है। ब्लू डार्ट ने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि पार्सल को सिर्फ पहुंचाना काफी नहीं है, पार्सल की हर पल की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। मैंने उनके दस्तावेजों में देखा था, उन्होंने कॉस्मेट 2 नाम का अपना खुद का ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। जी, कॉस्मेट 2। हाँ, ये भारत की एकमात्र एक्सप्रेस कंपनी है जिसने अपना इन हाउस सिस्टम बनाया है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब ये लेजर स्कैनर और बार कोडिंग तकनीक जमीन पर असल में कैसे लागू होती है? देखिए, इसे ऐसे समझें कि जब भी कोई पार्सल उनके सिस्टम में आता है तो उस पर एक यूनिक बारकोड लग जाता है। ओके। अब वो पार्सल जहां भी जाएगा, पिकअप वैन से लेकर हब तक, फिर हब से विमान तक और फिर डिलीवरी वैन तक, हर पॉइंट पर लेजर स्कैनर उसे स्कैन करेगा। मतलब हर टच पॉइंट पर ट्रैकिंग हो रही है। एग्जैक्टली।
ये स्कैनर तुरंत सिस्टम को बता देता है कि पार्सल इस वक्त ठीक किस जगह पर है। ये तकनीक सुनिश्चित करती है कि कोई भी चीज कभी नजरों से ओझल ना हो। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा में भी उनकी तकनीक बहुत उन्नत है। हवा में कैसे? उनका एक और इन हाउस सिस्टम है जिसका नाम है स्मार्ट, यानी स्पेस मैनेजमेंट, एलोकेशंस, रिजर्वेशंस एंड ट्रैकिंग। अच्छा, तो ये स्मार्ट सिस्टम क्या करता है? क्या ये तय करता है कि कौन सा पार्सल विमान में कहाँ रखा जाएगा? बिल्कुल, विमान के अंदर का स्पेस बहुत महंगा होता है। अगर जगह खाली रह गई तो वो सीधा रेवेन्यू का नुकसान है। हाँ, वो तो है। और अगर वजन का संतुलन बिगड़ गया तो वो सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। स्मार्ट सिस्टम एक तरह के जटिल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। ये पार्सल के वजन, उसके आकार और उसकी मंजिल के आधार पर तय करता है कि किस पैकेट को एयरक्राफ्ट के किस हिस्से में रखा जाए, ताकि जगह का 1 इंच भी बेकार न जाए और वजन का संतुलन एकदम सटीक रहे। अगर इसे एक एनालॉजी से समझे ना, तो ये पूरा ढांचा मुझे इंटरनेट के काम करने के तरीके जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब ब्लू डार्ट अब सिर्फ ट्रकों और गोदामों का समूह नहीं रह गया है, ये एक विशाल डेटा सेंटर बन चुका है। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। जहां हर एक पार्सल असल में एक फिजिकल डेटा पैकेट है और उनके हब सर्वर की तरह काम कर रहे हैं। पार्सल एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक पिंग हो रहा है और मैंने पढ़ा कि 9000 से अधिक कंप्यूटर टर्मिनल्स का नेटवर्क ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी डेटा पैकेट रास्ते में करप्ट या गायब ना हो। बिल्कुल। जब ग्राहक माई ब्लू डॉट ऐप खोलता है तो वो असल में उन्हीं पिंग्स को लाइव देख रहा होता है। ये तुलना बहुत सटीक है। ये तकनीकी ढांचा न सिर्फ उनके ऑपरेशंस को फ्लॉलेस बनाता है, बल्कि ग्राहक का भरोसा भी जीतता है। सही बात है। और इसी शानदार ट्रैकिंग क्षमता ने उनके लिए एक ऐसे दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया जिसने आधुनिक दुनिया के व्यापार का नजरिया ही बदल दिया, यानी ई-कॉमर्स। ओहो, अब हम इस चर्चा के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गए हैं। ई-कॉमर्स और B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट की ओर उनका बढ़ता हुआ झुकाव। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। क्योंकि ई-कॉमर्स का ग्राहक वो होता है जो हर 10 मिनट में ऐप खोलकर चेक करता है कि उसका पार्सल कहाँ पहुंचा। Exactly. और इसीलिए वो तकनीकी बुनियादी ढांचा जिसकी हमने अभी बात की, वो यहाँ काम आया। अगर हम मई 2026 में जारी हुए Q4 के अर्निंग कॉल्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। हाँ, मैंने भी वो आंकड़े देखे थे। कंपनी ने खुले तौर पर अपने B2C रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि आज भी उनका मुख्य बिजनेस B2B है। बिजनेस टू बिजनेस, राइट? जी, जो कुल बिजनेस का करीब 70% है और B2C 30% है। लेकिन ये साफ है कि भविष्य की ग्रोथ का बड़ा इंजन B2C ही बनने वाला है। रुकिए, मुझे यहाँ इन आंकड़ों का अर्थशास्त्र थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। बिल्कुल, बताइए। रिपोर्ट्स में एक डेटा पॉइंट ये भी है कि सरफेस B2B शिपमेंट्स में 23% की भारी वृद्धि हुई है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 3.5% के आसपास ही बढ़ा। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो मेरा सवाल ये है कि वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कमाई उस अनुपात में क्यों नहीं बढ़ रही? ये गणित कैसे काम करता है? देखिए, इस गणित को समझने के लिए हमें 2 तकनीकी शब्दों को देखना होगा। एक है मिक्स शिफ्ट और दूसरा है रियलाइजेशन प्रति किलो या RPK। ओके। B2B शिपमेंट्स अक्सर बहुत भारी होते हैं, जैसे बड़े सर्वर, मशीनों के पुर्जे या बड़ी व्यापारिक खेप। इनका वजन ज्यादा होता है। हाँ, बल्क में जाते हैं। दूसरी तरफ ई-कॉमर्स या B2C पार्सल कैसे होते हैं? कपड़े, जूते, मोबाइल फोन, कॉस्मेटिक्स, ये बहुत हल्के होते हैं। राइट। तो जब कंपनी का फोकस B2C पर बढ़ता है ना, तो कुल पार्सलों की संख्या यानी वॉल्यूम में तो जबरदस्त उछाल आता है, लेकिन कुल वजन उस तेजी से नहीं बढ़ता। हाँ, एक बहुत बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स में सिर्फ एक हल्की सी टी-शर्ट रखी होती है, ये तो हम सब ने देखा है। बिल्कुल। अब क्योंकि पार्सल्स बहुत हल्के हैं, इसलिए प्रति किलो के हिसाब से जो पैसा मिलता है वो कागज पर बढ़ता हुआ दिखता है। अच्छा, RPK बढ़ जाता है। जी, लेकिन असली पेच यहाँ है। चाहे पार्सल में 50 किलो की मशीन हो या 100 ग्राम की टी-शर्ट, कंपनी को उस पार्सल को पिकअप करने, बारकोड स्कैन करने, हब तक ले जाने और कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचाने की जो प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है, वो लगभग बराबर ही होती है। अरे बाप रे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ई-कॉमर्स में पार्सलों की संख्या बढ़ने से उनकी ऑपरेशनल मेहनत और खर्चा काफी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। और यही चीज उनके प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव डालती है। एकदम सही पकड़े हैं आप। और यही एक बड़ी चुनौती भी है। मिक्स शिफ्ट का सीधा सा मतलब है कि उनके बिजनेस का झुकाव भारी सामानों से हटकर हल्के सामानों की तरफ हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल खतरा बन सकता है ना? कैसे? देखिए, अगर वे तेजी से बढ़ते
लेकिन हल्के और कम मार्जिन वाले ई-कॉमर्स सामानों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो क्या इससे उनकी जो प्रीमियम एयर नेटवर्क है उसमें बेवजह की भीड़ नहीं बढ़ जाएगी? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 500 रुपए की टी-शर्ट या जूतों के चक्कर में किसी अस्पताल का करोड़ों का लाइफ सेविंग उपकरण जिसे तुरंत पहुंचना था वो लेट हो जाए? ये तो उनके कोर B2B बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये सच में एक बहुत ही गंभीर और जायज चिंता है। कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी अपने प्रीमियम B2B ग्राहकों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि ब्लू डार्ट अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग या अपनी क्षमता के विस्तार पर बहुत भारी निवेश कर रहा है। वे ई-कॉमर्स को छोड़ नहीं सकते क्योंकि बाजार की दिशा वही है, फ्यूचर तो वही है। हाँ, इसलिए समाधान ये है कि नेटवर्क को इतना बड़ा कर दिया जाए कि दोनों बिना किसी टकराव के चलते रहें। इसके लिए वे जमीनी नेटवर्क पर भी काफी जोर दे रहे हैं ना? मैंने पढ़ा था कि सरफेस लॉजिस्टिक्स एक्सपैंड हो रहा है। बिल्कुल, वे गुवाहाटी जैसे नए रूट खोल रहे हैं, नए विमान जोड़ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात, वे अपने सरफेस यानी जो सड़क का नेटवर्क है उसे बहुत मजबूत कर रहे हैं। अच्छा। रणनीति ये है कि जो सामान बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है या जिसे हवा से ले जाना आर्थिक रूप से सही नहीं है, उसे जमीन के रास्ते तेजी से भेजा जा सके। मेक सेंस। वर्तमान में उनका एयर और ग्राउंड रेवेन्यू मिक्स लगभग 71% एयर और 29% ग्राउंड के आसपास बना हुआ है। ये संतुलन बनाए रखना उनकी लंबी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। यानी हवा और जमीन के बीच एक बहुत ही सधा हुआ संतुलन चाहिए। लेकिन जब आपके पास विमानों का बेड़ा हो, हजारों ट्रक और डिलीवरी वैन सड़कों पर दिन रात दौड़ रहे हो, तो इन सब के साथ एक और चीज मुफ्त में आती है, एमिशन। हाँ, जो आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, कार्बन एमिशन और प्रदूषण। बिल्कुल, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी समस्या ने दुनिया भर की सप्लाई चेन कंपनियों को अपनी रणनीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज के समय में आप सिर्फ अपना रेवेन्यू और वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते। राइट। आपको इस बात की भी जवाबदेही लेनी होगी कि आपका बिजनेस पर्यावरण पर क्या असर डाल रहा है। स्रोतों के मुताबिक कंपनी ने इस दिशा में भी कदम उठाए हैं और उनकी जो स्ट्रैटेजी 2030 है वो पूरी तरह से सस्टेनेबल और ग्रीन लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित है। हाँ, सस्टेनेबिलिटी अब एक कोर फोकस बन गया है। उनके आंकड़े बताते हैं कि 2008 को बेसलाइन मानते हुए उन्होंने 2024 तक अपने कार्बन एमिशन में 47% का बड़ा सुधार किया है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और देखिए, इसे हासिल करने के लिए सिर्फ नीतियां बनाना काफी नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर भारी निवेश करना पड़ता है। जाहिर सी बात है। इसका एक बड़ा उदाहरण दिल्ली के बिजावसन में स्थित उनकी नई एकीकृत फैसिलिटी है। ये भारत की सबसे बड़ी लो एमिशन वाली फैसिलिटी है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होती है। वाह, पूरी तरह से सोलर। जी। इसके अलावा डिलीवरी के अंतिम चरण में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज का बढ़ता बेड़ा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इन सब में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया और जो सीधे भविष्य से आई हुई लगती है, वो है ड्रोन डिलीवरी का इस्तेमाल। ओह हाँ, वो बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस कंसोर्टियम के जरिए जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो सच में लॉजिस्टिक्स की दुनिया को बदल सकते हैं। बिल्कुल, ड्रोन डिलीवरी अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रह गई है। भारत के कई दुर्गम और दूर दराज के इलाके ऐसे हैं जहां भौगोलिक चुनौतियों के कारण सड़कें नहीं हैं, या फिर भारी बारिश में संपर्क टूट जाता है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा बहुत होता है। एग्जैक्टली। ऐसी जगहों पर ड्रोन के जरिए वैक्सीन, ब्लड सैंपल और जीवन रक्षक दवाइयां पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्लड सैंपल जैसी चीजों की ना एक शेल्फ लाइफ होती है। हाँ, उन्हें तुरंत प्रोसेस करना होता है। उन्हें एक तय तापमान और तय समय के भीतर लैब तक पहुंचना ही होता है, वरना वो खराब हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल एक स्काई एम्बुलेंस की तरह है। बहुत अच्छा नाम दिया आपने इसे। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ शहरों का भारी ट्रैफिक है, खराब सड़कें हैं, घंटों का जाम है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा ड्रोन आसमान में उन सब बाधाओं को पूरी तरह से बाईपास करते हुए सीधा अस्पताल की छत पर लैंड कर रहा है। ये तकनीक समय के साथ साथ जान भी बचा रही है। बिल्कुल। और एक विश्लेषक के तौर पर यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये ग्रीन लॉजिस्टिक्स, सौर ऊर्जा या ईवी का इस्तेमाल अब कंपनियों के लिए सिर्फ एक पीआर का हिस्सा या दिखावा नहीं रह गया है। हाँ, ये सिर्फ गुड बुक्स में आने के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। ये लंबे समय तक बिजनेस चलाने के लिए एक बुनियादी आर्थिक जरूरत बन गया है। शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों या सोलर पैनल पर खर्च ज्यादा लग सकता है, कैपेक्स ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन लंबे समय में पेट्रोल, डीजल और बिजली के बिल में होने वाली बचत
कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट को बहुत कम कर देती है। यानी ये पर्यावरण और कंपनी की बैलेंस शीट दोनों के लिए फायदे का सौदा है। बिल्कुल, एक विन विन सिचुएशन है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़े ना, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसने समय के हर अहम पड़ाव पर खुद को इवॉल्व किया है। बिना इवॉल्व हुए आप इतने साल मार्केट में टिक नहीं सकते। सही बात है। जब कमर्शियल एयरलाइन से समय की गारंटी नहीं मिली तो उन्होंने खुद का एयर फ्लीट बना लिया, रिस्क लिया, लेकिन सफल रहे। जब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़ा तो DHL के साथ ग्लोबल गठबंधन कर लिया। जब नेटवर्क का आकार इतना बढ़ गया तो उसे संभालने के लिए खुद का डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम कोसमैट 2 तैयार कर लिया। तकनीक को हमेशा आगे रखा। और अब जब सस्टेनेबिलिटी भविष्य की जरूरत बन गई है तो वे ड्रोन और ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। ये एक पारंपरिक कुरियर सेवा से एक डेटा संचालित, तकनीकी रूप से सक्षम लॉजिस्टिक दिग्गज बनने का एक बहुत ही शानदार सफर है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक मजबूत और तेज सप्लाई चेन ही किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की असली धड़कन होती है। अगर सप्लाई चेन में रुकावट आती है ना, तो पूरी अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ जाती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो सच में किसी को भी अचंभे में डाल सकता है। वो क्या? डेटा ये बताता है कि ब्लू डार्ट एक साल में 377 मिलियन से ज्यादा शिपमेंट संभालता है। 377 मिलियन? बाप रे। हाँ, अगर हम इस विशाल आंकड़े को छोटे हिस्सों में बांटें तो उसका मतलब है कि वो हर एक सेकंड में औसतन 30 शिपमेंट डिलीवर कर रहे हैं। एक सेकंड में 30 डिलीवरी? इतने बड़े पैमाने की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। जी, ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। जितनी देर में एक पलक झपकती है या आप सुबह की चाय का एक घूंट लेते हैं, ठीक उसी एक सेकंड के भीतर देश के किसी हिस्से में कोई जीवन रक्षक दवा अस्पताल पहुंच रही होती है। कहीं कोई अहम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लिए डेस्क पर रखा जा रहा होता है और कहीं किसी का महीनों से इंतजार कर रहा तोहफा उसे सौंपा जा रहा होता है। और ये सब लगातार चल रहा है। बिल्कुल, ये सब इस अदृश्य तकनीकी और विशाल नेटवर्क के जरिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार हो रहा है और आम जीवन में हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। सही कहा। अगली बार जब भी आपके घर के दरवाजे की घंटी बजती है और बाहर कोई पार्सल होता है, तो जरा सोचिएगा कि उस छोटे से पैकेट ने आसमान के उस VIP जेट से लेकर सर्वर के डेटा पिंग और शायद किसी स्काई एम्बुलेंस से होते हुए वो सफ़र कैसे तय किया होगा।